जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ आज फिर आपके सामने मैं भूगोल की कक्षा लेके आया हूं। जैसा कि भूगोल मैं लेके निकला हूं यात्रा पे, और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में हमारी कक्षा चल रही है। वो सीरीज चलती रहेंगी, यथावत चलती रहेंगी। बहुत डिमांड के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं, एकेडमिक छात्र यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी परीक्षाएं देते हैं, तो एनसीईआरटी यानी कि एकेडमिक विद्यार्थी भी जो 9th-10th की जो ज्योग्राफी है, उसमें इस ज्योग्राफी का, भारत के भूगोल का पूर्ण रूपेण जिक्र है। उन्हीं की डिमांड पे आज से हम अपनी एक और सीरीज लेके आए हैं, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि भारत यानी कि हमारी मातृभूमि, हम अपनी मातृभूमि के बारे में जाने, उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने, वो भी हमें बहुत आवश्यक है। चूंकि हमें पूरे ग्लोब का भूगोल पढ़ना है, लेकिन अति आवश्यक इसलिए मैं कह रहा कि महत्वपूर्ण विषय, प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एकेडमिक छात्रों के लिए दोनों से अगर देखा जाए तो 70 to 80% अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। इसकी उच्चावच, इसकी जलवायु, और भारत अद्भुत देश है। आप इसको जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे आप समझेंगे भारत अद्भुत देश है, विविधताओं से भरा देश है। कहा जाता है तो वो सच में कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्थलाकृतियाँ, प्रत्येक जलवायु जो पूरे विश्व पे नहीं पाई जाती, वो हमारे भारतवर्ष, भारत देश में पाई जाती है। और खैर, हमारा मातृभूमि है तो हमें इसके बारे में जानना अति आवश्यक है, आपके परीक्षा के लिहाज से भी और आपके व्यवहार के लिहाज से भी, आपके समाज के लिहाज से भी, सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा भारत का भूगोल पढ़ना अति आवश्यक है। इतिहास से जोड़ के भी इसको पढ़ेंगे, ऐतिहासिक कारणों के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का भूगोल यानी कि हमें भारत का भूगोल पढ़ने की आवश्यकता इतनी बृहद रूप में क्यों है, और भारत देश यानी कि भारत भूखंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। पहले उत्पत्ति के बारे में 1-2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। वैसे विश्व के भूगोल, जब हम पूरे फिजिकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे आएंगे तो विश्व के भूगोल में बताएंगे कि हमारे भूभाग कैसे बने। वैसे एक मोटे तौर पे संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भूभाग कैसे बने। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। जब भूखंड बना यानी कि जब पृथ्वी का भूभाग बना, तो भूभाग में भूगोलवेत्ताओं ने उसको 2 नाम दिया, एक पेंजिया, दूसरा पेंथालासा। पेंजिया यानी कि स्थलाकृति को, यानी कि भूभाग को, जो लैंड है, जो भूमि है, उसको पेंजिया नाम दिया, और जो सागर है उसको पेंथालासा नाम दिया। और ये संकुचित था, यानी कि ये पृथ्वी में जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में भी भौतिक भूगोल में हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक यानी कि भूगर्भिक प्लेटों के इधर उधर अपने मूवमेंट से इसमें विस्तार हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, जुड़ रहा है। पहले एक भूभाग था, एक पेंजिया था, एक पूरा जो जल था वो पेंथालासा था। तो ये टूटा और 2 भाग में विभाजित हुआ। यानी कि जब ये पूरा ग्लोब है, पूरा एक भूभाग था, तो इसको पेंजिया नाम दिया गया, और जो ये सागर था उसको पेंथालासा नाम दिया गया। पेंथालासा नाम दिया गया। भूगोलवेत्ताओं ने भूभाग को पेंजिया और जल को पेंथालासा नाम दिया। जब ये टूटा कैसे? प्लेट टेक्टोनिक से, भूगर्भिक जो हलचल होती है उससे जब ये टूटा, तो टूटने के बाद इसमें अलग अलग भूखंड का संरचना बनी, अलग अलग भूखंडों का निर्माण हुआ। उसी में जब भूखंडों का निर्माण हुआ, तो भूखंडों के निर्माण में ये टूटा और दोनों भाग अलग अलग हुए, यानी कि 2 भागों में ये टूटा। बीच में आपका अटलांटिक महासागर, उसमें टूटा, और टूटने के बाद इसको भूगोलवेत्ताओं ने 2 नाम दिया, यानी कि इस भूभाग को इक्वेटर के नॉर्थ में अंगारा लैंड, और उसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड। पेंजिया और पेंथालासा
इसकी जो उत्पत्ति यानी कि इसकी वास्तविक स्थिति थी, जब पेंजिया टूटा यानी कि जब भूभाग टूटा तो दो भागों में इसको भूगोलवेत्ताओं ने विभक्त किया, एक गोंडवाना लैंड, दूसरा अंगारा लैंड। इस दो भागों में विभक्त किया, उसी में अंगारा लैंड का भाग हमारा ये भारत देश है, भारतवर्ष है। लेकिन भारतवर्ष का उत्तरी भाग यानी कि जो ये आप सतपुड़ा रेंज देखेंगे यहाँ राजमहल की पहाड़ी तक, जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर इसकी बात करें, तो ये प्रायद्वीपीय पठार एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का भाग था। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो निचला हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड में है, और ये प्रायद्वीपीय पठार का, इसकी संरचना हम बताएंगे अलग से, लेकिन मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो है, यानी कि जो गंगा यमुना के प्लेन के ऊपर हिमालय है, यानी कि उत्तर में हिमालय, फिर गंगा यमुना का प्लेन उसके दक्षिण में सतपुड़ा रेंज, और उसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, जो एक्चुअल में भारतवर्ष यानी कि जिसमें द्रविड़ियन सभ्यता, जो भारतवर्ष पुरातन भारतवर्ष जिसको कहा जाता, वो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो अफ्रीका के इस जगह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, यानी कि प्लेटों के खिसकने के अनुसार, प्लेटें कहाँ को खिसक रही हैं? प्लेटें उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही हैं। यहाँ से ये भाग टूटा, और टूटने के फलस्वरूप एक समय आया कि वो इसमें जुड़ गया कैसे? बीच में टेथिस सागर बहा करता था, उसमें जब ये जाके टकराया तो भूसन्नति का सिद्धांत, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसमें भूसन्नति हुई यानी कि दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई, गंगा यमुना प्लेन की उत्पत्ति हुई, और प्रायद्वीपीय पठार जाके इसमें जुड़ गया। और अभी भी प्लेट एक दूसरे के ऊपर यानी कि चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने आप को गति कर रही हैं। उसके कारण आज भी हमारा भारतवर्ष यानी कि हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व की तरफ झुका जा रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पे कुछ उसकी भौगोलिक संरचना थी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपको। तो ये था पेंजिया पेंथालासा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो खैर अभी वर्तमान में हमारा भारत यानी कि पूरा भारतवर्ष ये जो बना है ये अंगारा लैंड का भाग है। और अब थोड़ा सा नाम के बारे में इसके चर्चा कर लेते हैं कि आखिर भारतवर्ष, हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं मित्रों। भारत यानी कि हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, हम अपने मातृभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसका नाम कैसे पड़ा, इतने नाम कैसे हुए, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला नाम मिलता है आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी कि आर्यों का देश। आर्यावर्त जो मध्य एशिया से आर्य सिंधु घाटी सभ्यता का विकास करने के लिए आए और सिंधु घाटी सभ्यता में बसे, यानी कि ये वाला क्षेत्र। तो जब इतिहास पढ़ाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र यानी कि पूरा पाकिस्तान, और ये आपके यहाँ मांडू से लेके आपकी यूपी तक, ये पूरा जो सिंध का जो क्षेत्र था यानी कि जो पंचनद का जो क्षेत्र है उसमें आके आर्य बसे। आर्य यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी कि आपके 1000 BC से पूर्व उसमें आके बसे। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यानी कि उनके बसने, उनके यहाँ आने के उपलक्ष्य में यहाँ आए, तो उसको नाम दिया गया आर्यावर्त यानी कि आर्यों का देश। ये पहला नाम मिलता है। दूसरा, आगे हम और बढ़ते हैं तो बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति जो 6वीं और 5वीं शताब्दी के मध्य में हुई, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में यानी कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसको जम्बू द्वीप कहा गया। आर्यों ने आर्यावर्त बौद्ध और जैन ग्रंथों में, यानी कि हम आगे आ रहे हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसको जम्बू द्वीप, और आगे जब चलते हैं तो जो पर्शियन थे, पर्शियन यानी कि आधुनिक ईरान,
पर्शियन थे तो पर्शियन स को ह प्रोनाउंसिएट करते थे, यानी कि जो सिंधु नाम दिया, उस सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और उसी हिंदू से निकल के आया हिंदुस्तान। यानी कि पर्शियन जो आधुनिक ईरान का जो क्षेत्र है, वो जब हमारे भारत पे आक्रमण करने आए, वो आक्रमणकारी आए, वो उन्होंने इस सिंधु क्षेत्र को, क्योंकि इधर ही से आए, जल से तो कोई मार्ग था नहीं ना, उस टाइम कोई ऐसी भौगोलिक स्थिति थी, तो वास्को डी गामा 1498 में आए जो जल मार्ग की खोज की, वो आए तो भूभाग से आए, जो यहाँ खैबर दर्रे से हमारे भारत में कुछ आए, कुछ सिंध क्षेत्र से आए, यानी कि सिंधु नदी और रावी नदी के क्षेत्र से आए। तो उन्होंने यानी कि आधुनिक ईरान यानी कि पुरातन पार्शियनों ने सिंधु को हिंदू कहा और इसी हिंदू से आगे चल के नाम निकला हिंदुस्तान। और एक नाम आता है इंडिया यानी कि अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अलेक्जेंडर ने हिंदू यानी कि हिंदू को इंदु कहा, हिंदू को अलेक्जेंडर ने इंदु कहा और उसी इंदु से नाम निकल के आया इंडिया। और जैसा कि हम भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भारत देश कहा जाता है कि ये राजा भरत यानी कि जो दशराज युद्ध हुआ था, जो प्राचीन काल में दशराज युद्ध, इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे, प्राचीन काल में दशराज युद्ध हुआ, उसमें एक राजा भरत थे जिन्होंने विजय प्राप्त की, उस राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम पड़ा, यानी कि हमारे प्यारे भारत का नाम भारत देश पड़ा। तो जैसा कि 5 नाम निकल के आता है, आर्यों के यहाँ बसने के कारण आर्यावर्त, बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसको जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई, जम्बू द्वीप नाम दिया गया। पार्सियन यानी कि आधुनिक ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा, इसलिए इसको हिंदुस्तान नाम दिया गया। और इंदु यानी कि जेम्स अलेक्जेंडर ने सिंधु को इंदु कहा, इसीलिए इंदु से निकल के आया इंडिया। और भारत यानी कि राजा भरत के नाम पे हमारे इस भूखंड का नाम भारत पड़ा। तो ये तो था नाम और भौगोलिक संरचना की चर्चा, यानी कैसे हमारा भारत बना। अब हम अपने भारत पे आ जाते हैं। भारत के पहले भौतिक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से है, कहाँ तक है और कितना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, अक्षांश देशांतर मैंने पढ़ाया है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का कैसे वो मैं बताऊंगा। अक्षांश देशांतर क्या है वो मैंने पढ़ाया है। तो जैसा कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में हम पहले देशांतरी की चर्चा करेंगे। देशांतरी विस्तार ज्यादा है, क्यों? मैंने बताया था अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में कि अक्षांशीय रेखा बराबर भागों में विभक्त है, यानी कि 90 अगर नॉर्थ में है तो 90 साउथ में है, और ये बराबर भागों में विभक्त है। लेकिन देशांतरी रेखा चूंकि देशांतरी रेखा इक्वेटर पे तो चौड़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं ये सिकुड़ती जाती हैं, पतली होती जाती हैं। तो देशांतरी विस्तार इसका जो इक्वेटर के यानी कि हमारा भारत जो है, हम लिखे यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट पे इसकी जो भूभाग की जो आखिरी बिंदु है केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, वहां से लेके भारत है आपका 37.6 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे भारत की स्थिति है। यानी कि 37 डिग्री नॉर्थ से नीचे से लेते हैं तो 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। एक और इसमें एक बिंदु है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये भूखंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो भूखंड में केप कोमोरिन और यानी कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में एक इंदिरा कॉल लास्ट पॉइंट यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट जो है, यानी कि भारत का नॉर्दर्न पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कॉल से लेके भूखंड की मैं बात कर रहा,
केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक ये स्थित है। तो इस पूरे भूखंड में जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन चूंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसकी स्थिति इक्वेटर की तरफ है, तो जो एक्चुअल हमारा पॉइंट है यानी कि इंदिरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो 6.4 डिग्री पे स्थित है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि भारत की स्थिति, पूर्ण भारत की भूभाग की स्थिति हम देखें तो इंदिरा पॉइंट 6.4 मिनट नॉर्थ से इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक इसकी अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरी की हम बात करें तो देशांतरी में जैसा कि मैंने बताया कि ये तिथि रेखाएं हैं, यानी कि समय का निर्धारण होता है। तो जो तिथि रेखा है वो आपके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट तक, वेस्ट नहीं कहेंगे, ईस्ट तक यह है। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय देशांतरी रेखा में मैंने बताया था 0 डिग्री को 0 डिग्री मानते हैं, और 0 डिग्री से जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे टाइम जुड़ता जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा और 0 डिग्री के इधर वेस्ट हो जाएगा। तो 8 डिग्री 60 मिनट से लेके 95 डिग्री 5 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। और अगर हम ईस्ट और वेस्ट, भारत के भूभाग के ईस्ट और वेस्ट के अंतरतम बिंदु यानी आखिरी बिंदु की अगर हम बात करें तो जो ईस्ट में यानी कि जो गुजरात में 68.7 पे जो बिंदु है उसको गुहार मोती कहते हैं, जो गुजरात जिले में है, गुजरात राज्य में है। सर क्रीक एक विवाद है, ये भी पाकिस्तान से विवाद है। इसके बारे में हम भारत के प्रत्येक विवादों की चर्चा हम आगे करेंगे, अलग से एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो सर क्रीक में स्थित गुहार मोती से लेके अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक, सर क्रीक में गुहार मोती से लेके अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो है भारत का, यानी कि 68.7 से लेके 97.5 तक। अब मोटा मोटी तौर पे इसको मिनट में अगर देखें तो जो हमारे भारत की जो तिथि रेखा निर्धारित है वो 82.5 डिग्री है। भारत की जो तिथि रेखा है वो 82.5 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो यहां से यहां तक का जो ये विस्तार है ये लगभग आपके 30 डिग्री का विस्तार है, 29.7, यानी कि लगभग इसको मानेंगे 29.7 डिग्री का इसमें अंतर है। तो जब 29.7 डिग्री का अंतर है तो समय भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने पिछली कक्षा में बताया है अक्षांशीय देशांतरी रेखा में कि इसीलिए भारत में जाटे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि अगर यहाँ आपका कोई मित्र बैठा है और वो अगर यहाँ से आप उसको फोन से बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो कहे कि यार मेरे यहाँ तो 5 बजे सूर्य उदय हो चुका है, तुम अभी तक सोए हो। तो जी हाँ, अभी तक इसलिए सोए हैं कि अगर आज देशांतरी रेखा की हम बात करें तो इसको अगर राउंड फिगर में लेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 को 4 मिनट से हम इंटू करेंगे तो ये टोटल 120 मिनट हो जाएगा। और 120 मिनट को अगर 60 से भाग देंगे तो मित्रों ये 2 घंटे का समय हो जाएगा। तो ये जो 2 घंटे का अंतराल है, तो आपका मित्र यानी कि यहाँ सूर्य पहले उदय हो रहा है, यहाँ अगर 7 बज रहे होंगे तो आपके यहाँ 5 बज रहे होंगे, तो इसीलिए ये कहेगा मित्र तुम अभी तक सोए क्यों। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने यानी कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे भारत में राजनीतिक दल आए उन्होंने स्टार्टिंग में इसको एक तिथि रेखा के, अंग्रेजों के जमाने से ही चला रहा है, इसको तिथि रेखा मान लिया। 42 डिग्री तिथि रेखा जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82 डिग्री तिथि रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये बिहार झारखंड में नहीं जाती, यहाँ छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा,
फिर आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से ये तिथि रेखा हमारे गुजरती है। उत्तर प्रदेश में नैनी, जो नैनी का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के नैनी का जो क्षेत्र है उसी को एक्चुअल यानी कि टू द पॉइंट 82.5 का जो पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, वो नैनी को माना गया, जो कि यहाँ स्थित है। नैनी इलाहाबाद में, नैनी को इस तिथि रेखा का जो मध्यतम बिंदु है वो माना गया। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक मैंने छोटा सा ट्रिक, मैंने, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसको मैंने ओमुच यानी कि ओ से उड़ीसा, एम से एमपी, यू से यूपी, सी डबल एच से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को, 5 स्टेट्स को, अगर ये ट्रिक आपको याद है, ओमुच किसी से कहा जाए, मुच यानी ये वाली मुच, ओमुच, तो ओमुच से आप इसको विभाजित कर सकते हैं। बाकी अपने अपना है सबका, आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं, ये मैंने बनाया। दूसरी चीज, एक और रेखा गुजरती है हमारे भारत से, जो कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहा जाता है, पढ़ाया मैंने कर्क रेखा क्या है। वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जो कि हमारे भारत के राज्यों से गुजरती है। उसमें आपके राज्य आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होके ये हमारी जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसके लिए भी एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है कि मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र पर गमछा झार, उससे कैसे निकल के आता है? म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये इतने राज्यों से ये रेखा होके गुजरती है। और जहां तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड की राजधानी रांची, जो झारखंड की राजधानी रांची है, वो इस रेखा के एकदम बीचों बीच है। यानी कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किस राज्य की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पे स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची ही एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पे स्थित है। चूंकि भोपाल भी है, लेकिन ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। गांधीनगर भी है, लेकिन ये भी कर्क रेखा के थोड़ा सा और दक्षिण में है। लेकिन एक्चुअल अगर कोई राजधानी है तो वो रांची। अब इसके बारे में आप लोगों ने जाना कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, भारत का भूखंड कैसे बना। दूसरी चीज, अभी तक हम पॉइंट में इसकी बात कर रहे थे, यानी कि ये अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल में आ जाते हैं, यानी कि राजनीतिक विस्तार कैसे, हमारे भूखंड में कितने किसकी विभाजन है, कौन कौन से राष्ट्र, कौन कौन से देश हमारे भूखंड यानी कि हमारे भारत, प्यारे भारत से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो दूरी का है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, पहले तो पूरे भूभाग के अगर टोटल एरिया की हम बात करें, तो टोटल एरिया आपका है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि पूरे भूभाग का मतलब उसमें आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा, आपके अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। तो पूरे भूभाग का एरिया, हम टोटल एरिया की अगर गणना करें तो टोटल एरिया है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें, भारत के भूखंड के ईस्ट से वेस्ट की बात करें, तो गुहार मोती से लेके किबिथु तक जो एरिया है वो आपका है 2933 किलोमीटर। यानी कि गुजरात से अरुणाचल के अंत बिंदु तक जो एरिया है वो 2933 किलोमीटर है। अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें, तो नॉर्थ और साउथ यानी कि आपका सियाचिन ग्लेशियर से लेके, आप कहेंगे सर सियाचिन ही क्यों आपको याद आ रहा है? क्यों, अभी बताएंगे। डिस्प्यूट है, ये भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, ये अक्साई चीन और भारत का डिस्प्यूट है, चर्चा करेंगे अभी। सियाचिन हमारे भारत में है, हमारे भारतवर्ष में है, और सबसे उच्चतम
युद्ध स्थल, यानी कि एक पूरे विश्व में अगर सबसे उच्चतम युद्ध स्थल कोई है तो सियाचिन है। दुर्गम क्षेत्र है, -40 से -90 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रहता है। वह हमारे देश के जवान, अभी कुछ दिन पहले हनुमंत थप्पा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे देश के जवान वहाँ उन परिस्थितियों में आपकी और हमारी रक्षा करते हैं। और आप है कि आप और हम सवाल उठाते हैं। तो कृपया करके हमारे आर्म फोर्सेस पे, हमारी सेना पे सवाल उठाने से पहले जरा उस स्थिति, उस भूगोल को समझ लें कि वहाँ वो किस परिस्थिति में खड़े होके हमारी आपकी रक्षा करते हैं। अपने घर में अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी बहन, अपने भाई को छोड़ के निस्वार्थ भाव से भारत माँ, यानी कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि प्रथम माँ यानी कि हमारी माँ, लेकिन उससे पहले भी अगर कोई माँ है तो वो हमारी भारत माँ है। तो भारतवर्ष को समझें, इसके भूगोल को समझें और भूगोल से जोड़ के कल्पना करें कि इस स्थिति में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप तो 2 दिन क्या 2 घंटे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वह हमारे देश के जवान सर्वाइव करते हैं और एवलांच में अपनी जान की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं हमारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो सियाचिन से लेके और आपके लास्ट इंदिरा पॉइंट तक जो इसकी दूरी है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है, वो 3214 किलोमीटर का है। दूसरी चीज कि अगर हम इसके स्थल की बात करें और पूरे स्थल भूभाग की और जल भूभाग की बात करें, तो स्थल भूभाग और जल भूभाग हमारा भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट। एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसी साउथ ईस्ट एशिया का देश है जिसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्षेत्र में तो कम है, लेकिन चूंकि ये समुद्र से 3 तरफ से घिरा है और समुद्र से घिरे होने का तो चलो मान भी लेते हैं, लेकिन इस भारतवर्ष के नाम पे एक महासागर, हिंद महासागर का नाम दिया गया। इसीलिए इसे सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसी के नाम पे हिंद महासागर का नाम दिया गया। तो ये भारतवर्ष तटीय इलाका और स्थलीय इलाकों 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। जो तटीय भूभाग है, यानी कि जो तटीय भूभाग, आपने जो एरिया ये देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, इसकी जो दूरी है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूभाग की दूरी 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर संपूर्ण भूभाग ले लें, उसमें लक्षद्वीप और अंडमान को भी अगर ले लें, तो इसकी जो दूरी है, उस संपूर्ण भूभाग की जो दूरी है वो 7516.6 किलोमीटर। यानी कि जो मुख्य भूभाग की जो दूरी है, हम लक्षद्वीप और अंडमान को नहीं ले रहे, मुख्य भूभाग की जो दूरी है वो दूरी है आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान को भी तटीय इलाके में शामिल कर लेते हैं, अंडमान और लक्षद्वीप को, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। और जो भूखंड है, यानी कि जो भूभाग है, और एक चीज, एक कोइंसिडेंस देखिए कि जो आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है वो आपके प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भाग को विभाजित करती है। यानी कि लगभग इस 23.5 डिग्री से उत्तर में आपका लैंड यानी कि भूभाग शुरू हो जाता है, 23.5 डिग्री से दक्षिण में जल शुरू हो जाता है। तो जो हम भूभाग की बात करते हैं तो स्थल हमारा 15,200 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से चले पंजाब होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, इधर ना जाइएगा, इधर जाने का इजाजत नहीं है अभी, जम्मू कश्मीर होते हुए, हिमाचल उत्तराखंड होते हुए, आपका उत्तर प्रदेश और सिक्किम होते हुए अरुणाचल तक जब पहुंचते हैं तो इसकी जो दूरी है वो 15,200 किलोमीटर है, यानी कि स्थल की। अगर हम मोटा मोटी तौर पे दोनों को जोड़ लें, 15,200 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर, इसको अगर हम जोड़ लें तो ये आपका हो जाएगा 22,766 किलोमीटर, लगभग 22,000। इसको अगर दोनों को जोड़ें तो 22,716.6 किलोमीटर का अगर हम चलना प्रारंभ करें, यानी कि अगर हम इस बिंदु से चलना प्रारंभ करें, अपनी रेखाओं यानी कि भारत की जो रेखा है उस पे चलना अगर हम प्रारंभ करें,
तो पूरा घूम के अगर यहाँ पहुँचते हैं तो इसकी दूरी यानी कि इसको हम अपने मीटर पे देखेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर। तो ये हुआ हमारे भारत की स्थिति, यानी कि हमारे भारत का भूभाग जो है वो अक्षांशीय देशांतरी और दूरी के अकॉर्डिंग कैसे विभाजित है। अब जरा देश के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि भारत का पड़ोसी देश और हमारे में कितनी दूरी है, क्या है। उससे पहले हम कोस्टल एरिया में जरा अपने राज्यों को देख लेते हैं कि कितने राज्य हमारे कोस्टल एरिया को, प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, संख्या में भी पूछ देता है कि हमारे भारत की कोस्टल एरिया में कितने राज्य हैं, भारत की कोस्टल एरिया में कितने राज्य हैं, संख्या में भी पूछ देता है 8, 9, 10, 11, और दूरी के हिसाब से भी कि सबसे ज्यादा दूरी किसकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुजरात से। सबसे अधिक अगर कोस्टल एरिया है तो गुजरात का SEZ यही है, यानी कि इकोनॉमिकल कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा इकोनॉमिकल कॉरिडोर गुजरात में ही है। 1600 किलोमीटर गुजरात का। दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दोनों को एक में पढ़ेंगे, यहाँ मैंने लिखा भी है आपको। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को अभी संशोधन जो हुआ हमारे पार्लियामेंट द्वारा किया गया, उन दोनों को प्रशासक के चलते एक कर दिया गया, यानी कि प्रशासन करने में जो विषमताएं आती थी अब एक में होगा। दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव 59 किलोमीटर एरिया इसका कोस्टल एरिया है। महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया 720 किलोमीटर, गोवा का 160 किलोमीटर, कर्नाटका का 280 किलोमीटर, केरला का 570 यानी कि 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 774 किलोमीटर, उड़ीसा का 485 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल का 200 से 210 किलोमीटर। इसमें ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, सुमेलित करें किसका एरिया कितना है। दूसरी चीज, इसमें और भी प्रश्न डिजाइन होते हैं, आप अवरोही क्रम में इसको लगाएं, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे कम एरिया किसका है, आरोही क्रम में लगाएं कि इसका नीचे से ऊपर कौन सा है, कितने राज्य हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राज्य, लेकिन एक्चुअल में 9 राज्य, क्योंकि दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को इसलिए अब जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये दोनों एक हो गया। तो दोनों एक हो गया तो ये भूखंड पे ही ज्यादातर हैं। इसकी जो कोस्टल लाइन है, यानी कि ये जो राज्य हैं वो कुछ गुजरात के क्षेत्र में सटे हुए हैं, यानी कि कोस्टल एरिया इसका बहुत कम है, और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये इसका विकास है। तो 10 राज्य इसके जो हैं 10 राज्य हैं जो कोस्टल एरिया पे आते हैं। पूछ दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आपका कितने राज्य हैं जो कोस्टल एरिया में आते हैं, तो मुख्यतः 9 राज्य, लेकिन अगर दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव को भी ले ले तो 10 राज्य और मुख्यतः 9 राज्य। तो ये हुआ भारत की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा, थोड़ा सा हम इसके पड़ोसी देश के बारे में भी जान लेते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि हमारा पड़ोसी देश से हमारा भूगोल के अकॉर्डिंग हमारी सीमा कितनी और कहां कैसी जुड़ी हुई है। तो बात करते हैं हम अफगानिस्तान से। चूंकि अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, जिसका नाम आप लोग रोज सुनते आते हैं, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़ती है, जिसकी दूरी 106 किलोमीटर है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो हिंदकुश पर्वतमाला, अखंड भारत की मैं बात कर रहा, अविभाजित भारत की बात कर रहा, जिसपे अशोक का शासन हुआ करता था, हिंदकुश पर्वतमाला से अराकानियोमा पर्वतमाला तक। इसमें आपका जो विस्तार है वो अंडमान निकोबार, ये भी हिमालय का ही भाग है। यानी कि अराकानियोमा पर्वतमाला से लेके हिंदकुश पर्वतमाला तक हमारे अखंड भारत की स्थिति थी 1893 से पहले। 1893 में अंग्रेजों ने कुशासन यानी कि शासन के चलते, प्रशासन के चलते इसको विभाजित कर दिया और अफगानिस्तान को हमसे अलग कर दिया, और जिसका नाम दिया गया डूरंड रेखा। डूरंड लाइन
डूरंड लाइन को 1893 में, सॉरी हमने इसको यहां से एक लाइन, ये डूरंड लाइन जो 1893 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई, उसी के कारण हमारे अखंड भारत को, यानी कि हमारा जो अगर देखा जाए तो जो पश्चिमतम बिंदु था, जो हिंदुकुश पर्वतमाला हम मानते थे, उसको अब छोड़ना पड़ा। अब हम वर्तमान में हमारी जो आखिरी है अराकानियोमा से हम सिंधु नदी तक, यानी कि सुलेमान पर्वत के प्रारंभ तक, सुलेमान पर्वत जो भारत में, ये हिंदुकुश और सुलेमान, जब हम आपके हिमालय पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे हिंदुकुश और सुलेमान दोनों यहां से विभाजित होते हैं, यानी कि जो ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो यहां से विभाजित होता है। तो सुलेमान पर्वत के स्टार्टिंग से लेके और अराकानियोमा तक है। इसकी जो स्थिति है वो 106 किलोमीटर जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको भारत पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कि मानने वाला नहीं, वो कहता है इसको आज़ाद कश्मीर। और जो हमारा अभिन्न अंग है, हमारा जो मुकुट है, जिसके लिए हमारे सेना के लगभग 50 से 60 हजार जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी पाकिस्तान के कायराना हरकत से, उसको वो गुलाम कश्मीर कहता है। तो ये जो डिस्प्यूट है इसके बारे में हम अलग से वीडियो ले आएंगे, प्रत्येक डिस्प्यूट के बारे में ले आएंगे। दूरी के हिसाब से हमारे भूभाग में है, हम इसको अपना मुकुट मानते हैं और ये हमारा भूभाग होके रहेगा। तो इस भूभाग में जो 106 किलोमीटर है वो पीओके में अफगानिस्तान का जुड़ता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान नाम सुनते ही आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। अपने ख्यालों को दबा के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी सीमा की जो दूरी है वो गुजरात से लेके और जम्मू कश्मीर तक 3323 किलोमीटर की दूरी शेयर करता है, यानी कि इसकी सीमा बनाता है, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा रेड क्लिफ पे 1 मिनट आप लोग का समय लेना चाहूंगा। ये वही रेड क्लिफ है जिसने इस पूरे अखंड भारत को एक ऐसे मझधार में छोड़ दिया, एक ऐसी रेखा खींच दी जो कि डिस्प्यूट का एक अंबा दे दिया। पीओके, आपका सर क्रीक का डिस्प्यूट। ये रेड क्लिफ माउंटबेटन का बचपन का दोस्त था, एक आर्किटेक्ट था, और जब माउंटबेटन ने इसको इंग्लैंड से इंपोर्ट किया, यानी बुलाया और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि रेड क्लिफ तुम्हारे पास 45 दिन का समय है, एक रेखा हमें खींचनी है। अब वो कैसे खींचनी है ये तुम जानो। रेड क्लिफ ने कहा कि नहीं मित्र, मैं 45 दिन में तो फिगर ही नहीं बना पाऊंगा, मुझे कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी, कुछ को सत्ता का इतना ज्यादा लोभ था, सत्ता का इतना ज्यादा प्रेम था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें 45 दिन का भी समय नहीं दे रहे हैं। एक कमरे में बैठ के कहा कि तुमको 30 दिन का, अधिकतम 30 दिन का समय देते हैं, 30 दिन में तुम उस भूभाग को खींच दो। बताइए, कल्पना करिए कि हम अगर उस भूभाग पे जाके तत्कालिक स्थिति देखेंगे। नहीं, कई डिस्प्यूट है। अभी आपको करतारपुर कॉरिडोर का डिस्प्यूट, ये भी इन्हीं की बदौलत, एक कमरे में बैठ के कुछ मैपों की गणना करके, कुछ मैप लेके और इस रेखा को खींच दिया गया। हमारे भारत के, हमारे अखंड भारत के टुकड़े कर दिए गए कुछ महत्वाकांक्षी राजनेताओं ने। तो ये था, भूगोल पढ़ा रहे हैं, सॉरी हम पॉलिटिकल में चले गए, लेकिन क्या करें, अपने अंदर के ज्ञान को और अपने अंदर के जो भड़ास है वो निकल जाती है कभी कभी। तो रेड क्लिफ, जैसा कि रेड क्लिफ ने इस रेखा का नाम दिया कि ये रेखा ये 3323 किलोमीटर हमारे भारत का शेयर करती है। इधर आप क्या जाते हैं, यानी कि ये पश्चिम, और एक देश है यहाँ मालदीव। ये खैर कोस्टल देश है, लेकिन ये भी हमारे भारत का जो कोस्टल एरिया है उसमें ये है, तो इसलिए हम इसको भारत का नेबर कंट्री भी मानते हैं। दूसरा, इसका कोई श्रीलंका का कोई लैंड नहीं है, लैंड से हमारा टच नहीं है। जो आदम का पुल है, यानी कि जो म्यांमार की खाड़ी है, उस म्यांमार की खाड़ी को आधा बांट के और काल्पनिक एक रेखा खींच दी गई है कि हमारे मछुआरे इस रेखा के उधर नहीं जाएंगे, आपके मछुआरे इस रेखा के इधर नहीं आएंगे। इसी की बदौलत जो नॉटिकल माइल तय किया गया, यानी कि जो भारत के भूखंड के जो
कोस्टल एरिया को तय किया गया है, यानी कि भारत उस कोस्टल एरिया में आर्थिक सामरिक दृष्टिकोण से अपने आप को वहाँ स्टेबल कर सकता है, वहाँ मत्स्य पालन कर सकता है, वो है 12 नॉटिकल माइल। यानी कि हमारे भूभाग से, भूखंड से, जो एक्चुअल में हमारा भूखंड है उससे 12 नॉटिकल माइल तक हम समुद्र में। अब नॉटिकल माइल क्या है, तो एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल बराबर, नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री जल को नापने के लिए ये पैमाना है नॉटिकल माइल का। तो नॉटिकल माइल यानी एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर। उतना 12 नॉटिकल माइल तक हमारा देश, हमारा भारत इस पूरे जल को अपने हर प्रकार से इसका यूज कर सकता है, यानी कि वो भी भूभाग ही मानता है। दूसरा 24 नॉटिकल माइल तक, यानी कि जब 24 नॉटिकल माइल में जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि वो हमारा भारत, हमें इजाजत नहीं है, ये ट्रिटी है, ये इंटरनेशनल ट्रिटी है कि हमें कोस्टल एरिया का 24 नॉटिकल माइल तक उतनी ही इजाजत है कि हम उसमें अपना अनुसंधान कर सकते हैं, अपने कोस्टल एरिया यानी कोस्टल पुलिस को, यहाँ नेवी को यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं कि हमारे कोस्टल एरिया की रक्षा करें। दूसरी, आप अगर कोई कुआं यानी कि कोई अगर अनुसंधान करना चाहते कर सकते हैं। तीसरा 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक ये खुला क्षेत्र है, इसमें आप भी अनुसंधान कर सकते हैं, केवल अनुसंधान। यहाँ से किसी संसाधन को किसी को ले जाने का अधिकार नहीं है। आप 200 नॉटिकल माइल तक, आप यहाँ तक क्षेत्र माना जरूर जाता है, लेकिन चूंकि इतना क्षेत्र इसलिए माना जाता है कि दूसरा देश, आप यहाँ गश्ती सेना भी लगाते हैं, दूसरा देश इसमें जंबलिंग ना करे, यानी कि इसमें अतिक्रमण ना करे, इसलिए माना जाता है। एक्चुअल 12 नॉटिकल माइल तक ही माना जाता है। 24 नॉटिकल माइल तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन नहीं कर सकते, लेकिन अनुसंधान कर सकते हैं। और 200 नॉटिकल माइल तक जो बृहत्तम जो क्षेत्र है उसमें हम अपने किसी अनुसंधान के लिए, यानी कि कोई कुआं है, पेट्रोलियम का कुआं है, उसको खोज सकते हैं। तो ये स्थिति है। पश्चिम से अब आ जाते हैं हम पूर्व पे। अब हम पूर्व में आ जाते हैं तो पूर्व में चाइना यानी कि वो भी हम पे बहुत सारे डिस्प्यूट है, उसके चाइना के डिस्प्यूट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चाइना का जो लैंड एरिया है, यानी कि चाइना हमारे देश से कैसे जुड़ा है, तो उसका जो एरिया है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, उसका एरिया है 3488 किलोमीटर। जो मैकमोहन रेखा की हम बात करते हैं, जो 1914 में खींची गई अंग्रेजों द्वारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा 1914 में खींची गई। क्यों, थोड़ा सा डेटों से अगर खेलते हैं तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, और चूंकि जापान ब्रिटेन का दुश्मन था तो जापान भारत पे कब्जा ना कर ले, इसलिए एक सीमा का निर्धारित करके अपनी सेना को डिप्लॉय कर दिया ब्रिटिश आर्मी ने। मैकमोहन तो हम व्यवहारिक भाषा में बोल देते हैं, लेकिन मैकमोहन एक भूगोलवेत्ता था जिसने इस रेखा को खींचा, और ये रेखा सिर्फ और सिर्फ भूटान से लेके अरुणाचल, यानी कि अरुणाचल का क्षेत्र को ही मैकमोहन रेखा का नाम देते हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं कि पूरी मैकमोहन रेखा नहीं। आप अगर सिविल एस्पिरेंट है तो आप इसको इतना ही ऑथेंटिक जो माना गया है वो मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश को ही मैकमोहन रेखा माना गया है। बाकी यहाँ तो तिब्बत है, तिब्बत तो भारत, चीन और तिब्बत का डिस्प्यूट है, उसको भी अपना देश मानता है। यहाँ अक्साई चीन का डिस्प्यूट है। अक्साई चीन यानी कि भारत का मुकुट का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहता है चाइना की वो भी हमारा है। तो डिस्प्यूट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा आ जाते हैं आपके भूटान पे। उसके बाद हम भूटान पे आ जाते हैं। तो भूटान पे देखेंगे तो भूटान हमारे भारत से जो भूखंड शेयर करता है वो 699 किलोमीटर का है। भारत का जो भूखंड है वो 699 किलोमीटर का है, वो शेयर करता है हमारे भारत से। तो भूटान के बारे में हमने देखा कि भूटान का भूखंड हमारे भारत से कैसे टच करता है, 699 किलोमीटर।
और एक राज्य जो 3 तरफ से जो उसकी भौगोलिक सीमा है वो हमारे नेबर कंट्रियों से जुड़ती है, वो सिक्किम। सिक्किम को 3 तरफ से, यानी कि इधर से चाइना, इधर से नेपाल और इधर से भूटान। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल खैर हिमालयी देश है, अधिकतर ये मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय में विस्तृत देश है, जो कि हमारे भारत से सीमा शेयर करता है। यानी कि ये वाली जो सीमा शेयर करता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमा नेपाल की शेयर करता है 1751 किलोमीटर। 5 राज्य जो है वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं हमारे देश के। तो उसके बारे में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे, यानी कि भारत के प्रत्येक राज्यों के बारे में, तो चर्चा करेंगे। तो आगे हम आ जाते हैं म्यांमार। म्यांमार जो कि 1643 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, वो भी हमारा नेबर कंट्री है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई नेबर कंट्री हमारी सीमा शेयर करती है तो वो है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जो कि भारत के विभाजन के टाइम ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 71 की जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया। सैम मौलिक शाह के नेतृत्व में हमारे भारत के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में समर्पण किया और इसी पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया, जो कि ये एक डिस्प्यूट का कारण सामरिक दृष्टि से भी है, हमारे राजनीतिक दृष्टि से भी है। जैसा कि आप बंगाल का क्षेत्र और पूर्वी भारत का जो क्षेत्र देखते हैं, उसमें बांग्लादेश के लोग एक शरणार्थी के तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके और इधर उधर आया करते हैं। वैसे ही म्यांमार भी डिस्प्यूट का क्षेत्र है। रोहिंग्या के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, तो रोहिंग्या भी हमारे भारत में आके और एक राजनीतिक विवाद का कारण बने हुए हैं। तो ये था हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य किस देश से जुड़ा है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा राज्य किस देश के साथ कितनी सीमा बनाता है। और हाँ, एक और पॉइंट है हमारे भूखंड के बारे में। तो हमारा जो भूभाग है, जो भारत का भूभाग है, वो पूरे वर्ल्ड के भूखंड का 2.4% एरिया ऑक्युपाई करता है। और पूरी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 17.5% पॉपुलेशन। विविधता की बात करें तो स्पीसीज की बात करें तो लगभग 18 से 20% स्पीसीज हमारे भारत के भूखंड में पाई जाती है। तो काफ़ी विविधता भरा देश है। इसको हम जानेंगे, एक एक क्रमवार करके जानेंगे। तो अगली कक्षा में हम फिर इसके बारे में लेके आएंगे, चर्चा करेंगे कि राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य किस देश से जुड़ा हुआ है और कितना एरिया शेयर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कृपया करके मुझसे जो त्रुटि हुई होगी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें प्रत्येक वीडियो को। आपके लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है, आपके शेयर से हमें ऊर्जा मिलती है। सब्सक्राइब जरूर करें और पेंडेमिक में घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।